E1 this subtract किया 10.2 आया. हाँ अक्षत बढ़िया बढ़िया गुड थैंक यू. E2 minus E2 is greater than E1 हो गया because E2 minus E1 is 10.2. Similarly E3 minus E1 निकाला, E2 निकाला, E4 minus E3 निकाला. अब सबसे बड़ी लर्निंग क्या देखिए कि as n increases difference between energy difference between consecutive orbit decreases. Not only that, आप देखो ऑब्जर्वेशन देखो E2 minus E1 क्या है 10.2 है ना. Yes. E3 minus E2 क्या है 1.9. E4 minus E3 क्या है 0.65. Yes. अगर मैं आपसे पूछूं E4 minus E2 क्या है, सिंपली इन दोनों क्या कर दोगे Add. ऐड. इन दोनों को ऐड करके भी क्या 10.2 आएगा. नो सर. अच्छा छोड़िए उसको. E infinity minus E2 क्या आएगा बताइए. सर इंफिनिटी. फिर देखो यही सब तुम्हारा आंसर जल्दबाजी में. तुम हमेशा इसलिए थोड़ा सा हमसे सुन लेते हो जो तुम्हारे हित में है, तुम्हारे पॉजिटिव के लिए है. E infinity minus E2 क्या होगा बताइए तो. E infinity तो Sir, जीरो है. 0 minus z square upon 2 into That's 13.6. हाँ सिंपल. अरे E2 निकाला हुआ है ना हमने. Yes. What is this value? देखो मेरी गलती सबसे बड़ी क्या है. What is this value? E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5 है ना. Yes. तो इन्फिनिटी माइनस E2 हर देख इन्फिनिटी जीरो है. E2 माइनस 3.4 है 3.4 हुआ ना. बोलो. यस सर. जबकि E2 माइनस E1 10.2 है. हमें क्या लग सकता है, चलो E2 माइनस E1 E2 माइनस E1 E1 E3 माइनस E2 से क्या है ज्यादा. E3 माइनस E2 क्या है E4 माइनस E3 से ज्यादा. E5 माइनस E4 से ज्यादा लाइक दिस. ये चलो चल समझ में आया मुझे, ऑब्जर्व किया. तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट का स्टार्टिंग वाला अगर मैं 3 और 2 का निकालूं 4 और 3 का निकालूं सब कम आएगा. लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी माइनस E2 भी निकालूं तब भी वो क्या होगा ग्रेटर. E2 It would माइनस be E1 ही less ग्रेटर than. आएगा. E2 माइनस E1 ही ग्रेटर आएगा. ये समझ में आएगी नहीं बताओ पहले. Yes, sir. E infinity minus E2 3.4 है. E2 minus E1 10.2 है. तो डेफिनेटली 10.2 इज मोर देन 3.4. यस. तो E2 और E1 में जो डिफरेंस है या अगर मैं ऐसा करूं देखो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ E3 minus E2 बेटा should be more than what Infinity minus 2. ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं. समझ गए. Yes, sir. यस सर. ये सब डेटा का खेलना है. सबसे पहले मेरे सामने अभी आप लिखते लिखते ये पांचों डेटा याद करिए E1 E2 E3 E4 E5 और वो पता होगा तो बहुत कुछ हैंडल कर लेंगे. कहाँ से लिखना स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से. सर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स के. हाँ बेटा यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स फॉर अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. तो अगर मुझे हाइड्रोजन का डिफरेंस हार्दिक पता है तो क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा z स्क्वायर से तो मुझे दूसरे एलिमेंट का पता चल जाएगा. अगर मुझे 10.2 पता है E2 माइनस E1 तो हीलियम प्लस का क्या होगा इंटू 2 स्क्वायर. E3 माइनस E2 1.9 इंटू 2 1.9 किसका था हाइड्रोजन का. तो हीलियम का क्या हो जाएगा इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा. कंप्लीट करिए. और ये पांचों डेटा याद करना है E1 E2 E3 E4 E5 और चार भी याद करेंगे चलेगा. और E2 माइनस E1 E3 माइनस E2 E4 माइनस E3 ये सभी याद करिए डिफरेंस. ये गलत लिखा है हमने, यहाँ पे नहीं आएगा ना. निकालना पड़ेगा कितना वैल्यू आ रहा है E5 माइनस E4. चलो मैं लिखिए पहले मैं लिखूंगा आप लिखिए.
तो वैल्यू कौन सा लर्न करना है? Then E1, E2, E3, E4, E5, as well as the difference between the consecutive orbits. समझ गए नितिन? E1 Yes, की sir. वैल्यू 13.6, E2 की वैल्यू -3.4, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए. तो एनर्जी डेटा फॉर फर्स्ट 5 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज द कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट्स के एनर्जी का डिफरेंस, E2 E1, E3 E2, E4 E3, E5 E4 नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा. और वैसे भी अगर E2 E1 भी अगर हमें याद नहीं है, अगर E1 E2 E3 E4 E5 पता है तो डिफरेंस तो निकाल ही सकता हूँ ना. बोलो. Yes, sir. डिफरेंस निकाल सकते हैं. कंप्लीट हुआ बेटा? Yes, sir. और वैल्यू अभी याद करना है. वैल्यू आगे जब भी ये पूछो तो फटफट बोल पाओ. अब नितिन सोच Sir, के बताना. difference learn होगा. नहीं, जो याद कर लो एटलीस्ट वन ऑर्बिट में एनर्जी तो याद कर लो. now सोच के आंसर देना. मुझे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट भेजना है. इलेक्ट्रॉन को बोलो फर्स्ट ऑर्बिट से First orbit से second orbit. कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 EV. Sir, 10.2. 10.2 EV. किस फॉर्म में दोगे आप उसको?
So photon. Photon. Quantum. फोटॉन, वो कितने फोटोन की एनर्जी होगा? 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही फोटोन रिस्पॉन्सिबल है, तो एक फोटोन की एनर्जी होगी। उस फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकालोगे? तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एस सी बाय लैम्डा। तो एस सी बाय लैम्डा शुड बी इक्वल टू व्हाट? 10.2। मैं चाहता हूँ फोटोन, सर वो टेबल लिख के नहीं। एक मिनट आते, एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच न्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट? 10.2 eV। इस फॉर्मूले में एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, लैम्डा निकल जाएगा। एच न्यू में एच कांस्टेंट है, न्यू निकल जाएगा। और बेटर फॉर्मूला कौन सा था? 1240 upon lambda in nanometer. तो डायरेक्टली लैम्डा निकल जाएगा ना, एच एच कांस्टेंट डालने की Yes. जरूरत भी नहीं है। कौन सा बेटर फॉर्मूला हो गया दिस? तो अगर 10.2 चाहिए और उसका वेवलेंथ पूछेंगे तो 1.240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर कर लेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सेकंड से थर्ड भेजना चाहता हूँ, कितना सप्लाई करना पड़ेगा? 1.9. 1.9 electron. उल्टा उल्टा उल्टा, सेकंड से फर्स्ट आ रहा है, एनर्जी क्या रिलीज होगी? बोलते हैं फटफट, मेरा क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, आप सोचे मत पड़ जाना, पता नहीं कुछ टफ तो क्वेश्चन नहीं पूछ दिया सर ने। सेकंड से फर्स्ट आ रहा है, एनर्जी कितनी रिलीज होगी? ये देखो, 1 से 2 जा रहा है तो 10.2 एब्जॉर्ब होगा, तो 2 से 1 आएगा तो कुछ नया होगा क्या? सर 10.2 ही होगा। 10.2. कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? नहीं बोल रहे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, तो नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो सेकंड ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है तो इट विल एमिट व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी? 10.2 एग्जैक्टली। यस और 10.2 एग्जैक्टली एमिट कर रहा है, किस फॉर्म में एमिट करेगा? सर फोटोन। फोटोन, फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? So hc by lambda. सी बाय लैम्डा और एच न्यू और 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। Lambda in nanometer. In, तो कोई भी ट्रांजिशन का एनर्जी अगर आपको पता है, उससे रिलेटेड जो फोटोन होगी उसका वेवलेंथ क्वांटम होगी, उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वो फटाक से निकाल सकते हैं। एनी डाउट? no sir. चलिए टेबल कंप्लीट करिए आप। सर आप कैन स्क्रॉल डाउन। और ऊपर करना है, नहीं सर नीचे नीचे। डाउन डाउन सॉरी। सर थोड़ा जूम करो ना सर पेज को। हाँ सर।
Done, sir. Sir, 1 minute. डन हो गया बेटा सबका? Yes. यस सर। ये कितने लोगों को समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? सबसे लास्ट वाला बोलो, सर समझा। समझ में आ गया? अच्छा, कैन यू हाँ। टेल मी, अच्छा रुको ना, उसको बाद में लाते हैं, ठीक है? जब तो यहाँ तक क्लियर है, आगे मूव करते हैं। लिख लो, हार्दिक लिखा कि नहीं, बताओ कंप्लीट हुआ कि नहीं? ये सर अभी वो दो लास्ट के 2 पार्ट बाकी। फास्ट लिखो बेटा, हार्दिक यू शुड राइट फास्ट। सर वो आपने स्क्रॉल नहीं किया था तो उस वजह से देख नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हार्दिक नहीं भी कुछ हो पाता है ना छोटा मोटा बेटा, और सबका हो जाता है ना, यू शुड कीप क्वाइट, आप बाद में लिख लेना, समझ गए? हाँ सर। वो अच्छा रहेगा, मतलब वो स्पीड थोड़ी बड़ी रहेगी। और इन बिटवीन अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, आई विल शो यू, यू कैन फिनिश इट। मतलब नॉट ओनली हार्दिक, हार्दिक के जैसा जितने भी बच्चे हैं जो स्लोली लिख रहे हैं, नहीं फास्ट ही लिखते हो, स्लो तो क्या ही लिखते हो तुम भी। सर फास्ट लिखता हूँ सर, मैं स्पीड से ट्राई कर। हाँ, अच्छा देखो रुको पहले, अच्छा हमारे हो गए। अब ये एक सेक्शन है, ये नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं ये करूँगा। देखिएगा, एक लाइन मत लिखिएगा पहले, हार्ड लिखने की कोशिश मत करना, पहले समझना। लिखा है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ ईएमआर emitted or absorbed when transition of electron takes place between two orbits. सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आपको भी जस्ट डिस्कस कर रहा था मैं, कि अगर जैसे 2 to 1 अगर ट्रांजिशन हो रही है, 2 to 3 ट्रांजिशन हो रही है, 3 to 2 ट्रांजिशन हो रही है, जिसका वेवलेंथ हो कैसे निकालोगे? 1 to 4 0 लैम्डा से निकाल लोगे? Yes. बोलो यस सब लोग। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा 19 से 20 जा रहा है, बताओ वेवलेंथ क्या, कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब होगा? तो 19 और 20 को भी तो याद करना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस निकालोगे, तभी तो 1 to 4 0 लैम्डा लगाओगे। Yes. तो यस। सबका तो हम याद नहीं कर सकते, सबका याद कर सकते हैं क्या बताओ? चार नो पांच तो याद करते हैं, चल सकता है, लेकिन अगर मैं जनरलाइज फॉर्म पूछूंगा वेवलेंथ निकालना, तो ये मेथड उतना अच्छा नहीं हुआ। जो हमें डेटा पता है उसी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा जनरलाइज फॉर्म बताओ तो बताना मुश्किल है, तो उसी के लिए फिर से सेम मेथड्स अप्लाई करेंगे। n1 लोअर ऑर्बिट, n2 मैंने हायर ऑर्बिट ले लिया। ई n1 ई n कॉमा जेड क्या होती है? ये फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. याद नहीं भी है तो सिमिलर टू यू नो दैट माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसी का वैल्यू क्या आता है? 13.6 आता है। 13 पर हमने point. जानबूझ के लिखा था कि लगे कुछ आप हाई फाई पढ़ रहे हैं। ई एन वन क्या होगा? जेड कॉमा जेड दास दे सकते हो, पर ठीक है जेड नहीं लिखा हमने। ई एन वन क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर, वही बार बार रिपीटेशन। तो आप क्या करना, सिर्फ एक ही लिखना, ठीक है? फिर बाद में क्या कर देना, ब्रैकेट डाल देना, मतलब ब्रैकेट के अंदर वही जो ऊपर वाला पार्ट है। ई एन टू सेम थिंग। अब डेफिनेटली एन टू हायर और बेटर, तो ई एन टू एनर्जी क्या होगी एन से ज्यादा, ई एन टू माइनस ई एन वन क्या होगा? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर से पूरा मत लिखना, क्या लिखोगे? सिर्फ माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे? सिर्फ ब्रैकेट। यार
Yes, sir. yes sir, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? और फिर से ऐसा, तो ब्रैकेट मतलब कि वही है, En2 माइनस En1 क्या निकल गया? द एनर्जी बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, ये क्या लिखा है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू, energy difference of ये कुछ particular और ही लिख दिया है किसी ने। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स, सिंपल, नॉट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स, 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e पावर 4 m अपॉन h स्क्वायर समथिंग कुछ लिख दिया। अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा किसका इक्वल होगा? बोलो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स किसका इक्वल होगा? इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर EMR, है ना? कोई भी दो ऑर्बिट के जो बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो किसका इक्वल होती है? फोटोन का इक्वल होती है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑर्बिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर EMR। तो En2 माइनस En1 किसके इक्वल लिख देंगे? SC बाय लैम्डा, SC बाय लैम्डा पूरा लिख दिया हमने। फिर SC बाय लैम्डा 1 बाय लैम्डा करेंगे तो H क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। yes sir, यहाँ पे क्या आ जाएगी? H क्यूब C, HC को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो H क्यूब C हो जाएगा। अब ये जो पूरा ये सभी क्या है फिर से कांस्टेंट हो गया। उस कांस्टेंट को हमने क्या लिख दिया? RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1 लैम्डा क्या होती है? वेव नंबर। 1 लैम्डा क्या होती है बोलो? वेव wave नंबर। number, Same number. वेव नंबर शुड बी आल्सो इक्वल टू सेम फार्मूला। फिर RH का फार्मूला क्या है? 10। RH की वैल्यू क्या लिखा हमने? 109677। बेटर बड़ा अच्छा नंबर है, मुझे याद रहता है 6 7 8 9 10, है ना? तो याद रखने के लिए yes sir, उसकी 6 7 8 9 10 कभी जरूरत नहीं पड़ता, ये कभी जरूरत नहीं पड़ता। जरूरत क्या पड़ता है सॉल्विंग में? 1/RH जरूरत पड़ता है। 1/RH इज अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्विंग में ये जरूरत पड़ता है। बोलोगे सर क्यों ऐसा? तो अब देखो यहाँ पे, अगर मुझे 1/लैम्डा पता है तो लैम्डा क्या होगा बताओ? 1/RH जेड स्क्वायर होगा इंटू 1 माइनस रेस टू क्या हो जाएगा? सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना। 1/लैम्डा yes, को मैंने लैम्डा लिखा, एवरीथिंग विल बी reciprocal, रेसिप्रोकल। लैम्डा निकाल सकते हैं। जब लैम्डा पूछेगा किसी का, वेवलेंथ पूछेगा, 1/RH जरूरत पड़ेगा ना, RH जरूरत नहीं पड़ता कभी। क्लैरिटी है यहाँ तक? yes sir, पहले पूरा अच्छी चीज दिमाग में सेट करिए, मेथड सेट करिए। एक है डेरिवेशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आल्सो। व्हाट इज रेडबर्ग कांस्टेंट? RH। पूरा फ्लो देखिए पहले, फिर लिखिएगा पूरा फ्लो। कुछ नहीं करना है, n1 n2 की एनर्जी लिखनी है, डिफरेंस निकालना है, SC लैम्डा से इक्वेट करनी है, 1/लैम्डा निकाल लेना है। तो फ्लो देखिए, फिर लिखेंगे। आपको मेरी तरह ही जो डिस्कशन किया हुआ है वैसे ही दिमाग में सेट होना चाहिए। अच्छा बताओ, कौन सा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है अभी तक का? नॉट डेटा वाला, एक्सप्रेशन वाला। जैसे EN/Z का ये एक्सप्रेशन है, पर सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा है? -z² इंटू 13.6। तो कौन सा एक्सप्रेशन डिटेल वाला याद है जो आपको याद करने के लिए कहा था? किसका याद करने के लिए कहा था? sir, radius r का और velocity का,
नहीं, एक ही मैंने कहा था, वो तो डेफिनेटली याद रहना चाहिए। किसका? वेलोसिटी का। MVR सर वेलोसिटी का याद है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? z अपॉन सर n z अपॉन n इंटू इंटू 2 पाई। सर 2 सर मैं वैल्यू लर्न किया चलेगा उसका कांस्टेंट वैल्यू का? तो सबको याद रहना चाहिए, एक्सप्रेशन भी याद रहना चाहिए। सर 2 पाई k e स्क्वायर अपॉन h। h, अगर वेलोसिटी याद है तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। यस सर उसमें पुट करने का। पुट कर देंगे v का। मुझे अगर रेडियस निकालनी है तो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, तो उसमें फिर से वेलोसिटी पुट कर देंगे, रेडियस भी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी पता हो तो मैं सबका याद कर सकता हूँ। कर सकते क्लियर है? हैं। तो वो रेडियस के लिए चलेगा क्या? वो बोर्स कांस्टेंट लिख देंगे लास्ट की जगह? वो सब सारे डेटा के टर्म में है, मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज फॉर्म की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी जो डेटा के टर्म में है ना, 0.529, 2.188, यस सर। 13.6, वो तो सबको याद रहना चाहिए, सबको, जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम दे रहा है, जो सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, सबको याद रहना चाहिए। जनरलाइज फॉर्म अगर याद रहा है तो थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग है टॉपिक में, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। अब नोट कर लीजिए कंप्लीटली आराम से। सिर्फ फर्स्ट बार लिखोगे, बता दूं कहाँ लिखोगे, सिर्फ मैं टिक कर रहा हूँ, सिर्फ वहीं लिखोगे, फिर फाइनली जाके आप यहाँ लिखोगे और फिर यहाँ लिखोगे, उसके नीचे, उसके बीच में जितने भी हैं सब जगह से ब्रैकेट लिखोगे कि हाँ सर ये तो वही चीज बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना? यस सर। तो जरूरत लिखने की है ही नहीं, बस राइट सर। ब्रैकेट लिखो, आराम से लिखो। अच्छा याद कर लेते हैं, पहले रुको, पहले फॉर्मूला याद करते हैं, करवाते हैं, फिर आगे लिखने के लिए बोलते हैं। 1/λ का फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड फॉर्म, 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 1 स्क्वायर अपॉन माइनस वन n1 अपॉन। स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो अगर मैं चाहता हूँ वो फोटोन निकालूं, उस फोटोन का वेवलेंथ निकालूं जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आए, तो 1/λ निकल जाएगा। यस सर। कोई भी ऑर्बिट डिफरेंस का निकाल सकते हैं। तो प्लीज लर्न दिस फर्स्ट कि 1/λ और न्यू बार शुड बी इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। याद हो गया? यस सर। अब आप स्टार्टिंग से लिखिए कंप्लीटली। Sir, can you scroll down?
Certain. No, sir. Certain. हार्दिक सुपर फास्ट हो गया तुम। Yes. याद भी कर लो, तुम तब तक रिवाइज करो सारे फॉर्मूले। Yes, sir. फॉर्मूले से रेगुलर रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ रुको, एक सजेशन देनी थी, सब लोग ध्यान रखिए। अपने पास 3 बुक रखी है एक्स्ट्रा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक। जब लगे कि आपके पास कोई काम नहीं है तो इनसे सॉल्व करिए, क्योंकि हर दिन मैं आपको 30 to 40 प्रॉब्लम सॉल्व करने कहता हूँ। सब सिंपल बुक है, अच्छे बुक है सॉल्विंग के लिए, और रैंडम है थोड़े क्वेश्चन इसके। तो आपकी बुकलेट में मिलेगा सब टॉपिक कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन का निकालिए, सब सेक्शन वाइज दिए हुए हैं। इसमें थोड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको आर्बिट क्वेश्चन भी मिलेंगे, रैंडम क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी फिजिकल के लिए, मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक। सेकंड आएगा वीके जायसवाल था, बता चुका हूँ पहले भी आपको। और ये हो जाएगा इनऑर्गेनिक। बुकलेट के डाउट्स को सेंड करने की जरूरत नहीं है, विल डिस्कस एवरीथिंग, बट इन सब बुक को जब आप एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे तो यू कैन अपलोड द डाउट इन योर डाउट्स फोल्डर। तो अगर एन अवस्थी का मोल कॉन्सेप्ट का है, एन अवस्थी का बना दीजिए फोल्डर, लिख दो एन ए मोल कॉन्सेप्ट, उसमें डाउट्स डाल दो। और थर्ड इज एमएससी, एमएस चौहान। एमएस चौहान तो और भी रैंडम बुक है, और क्वेश्चन कलेक्शन ठीक की इन्होंने। ये तीनों का जेई वर्जन भी आता है और नीट वर्जन भी आता है। मेरे पास जेई का तो सब सॉफ्ट कॉपी है, बट फिर भी आप हार्ड कॉपी लेंगे ज़्यादा बेटर होगा। जितना दूर आप फोन से रखें, लैपटॉप फोन टैब से जितना दूर है उतना अच्छी बात है। बुक्स सस्ती है, बुक्स खरीदने में कोई वेस्ट नहीं करना है। बुक्स खरीदने में हमेशा आगे रहना है। और नीट के लिए आप लोग ले लीजिए, समझ गए। अब मैं आपको कहूंगा सर ये बुक्स कब बनाने के लिए कहेंगे, मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं इस साल से डिसाइड मैं बोलूंगा नहीं बार बार। मोल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, मोल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी से खत्म हो जाना चाहिए। रिडॉक्स खत्म हुआ, रिडॉक्स और मोल कॉन्सेप्ट सेम ही दिया हुआ है यूनिवर्सिटी में, एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जैसे आपकी बुकलेट की डिस्कशन ओवर हो गई, यू शुड फिनिश योर यूनिवर्सिटी आल्सो फ्रॉम दैट चैप्टर। वीके जायसवाल तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होगा पीरियोडिक प्रोडक्ट। एमएस चौहान में आईपीसी हुई तो आईपीसी कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइक दैट आप चैप्टर वाइज जब भी आप बुकलेट खत्म हो हमारी उस चैप्टर का, तो आप इन दिनों बुक से खत्म कर लिया, अगर हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। समझ गए सब लोग? मुस्कान क्लियर है? कामना? यस सर। आर्या, सब लोग सुन रहे हैं? यस सर। यस। तो ये सब बुक्स अपना प्रैक्टिस के लिए रखिए, और जैसे मैंने कहा कि एवरी डे यू शुड प्रैक्टिस 30 to 40 प्रॉब्लम फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। बायो तो 30 क्वेश्चन बायो बनाने का मतलब क्या है, 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा क्या लगाएंगे आप?
क्योंकि आपको नीट के एग्जाम में 90 क्वेश्चन का टारगेट 30 to 40 मिनट्स ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन का टारगेट 30 to 50 मिनट्स होना चाहिए। तो ये बुक्स अच्छे बुक्स हैं सॉल्विंग के लिए। इसके बाद और भी असाइनमेंट्स हैं, बहुत कुछ है, कोई लिमिट नहीं इसकी कोई, बट आप अपनी बुकलेट के बाद ये फॉलो करें सॉल्विंग के लिए। फिजिकल में एक और बुक आती है नीरज कुमार की, वो भी अच्छी बुक है। बुक्स की कोई लिमिट नहीं है, पर ये बेसिक बुक्स हैं, अच्छे बुक्स हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए। सबका हो गया लिखना ये वाला सारा? हाँ सर हो गया। तो किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी हाइड्रोजन लाइक सैंपल में किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में जो ट्रांजिशन होगी, उससे रिलेटेड जो फोटोन होंगे या क्वांटम होंगे, उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ होगी, वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से बड़े आराम से। नंबर निकालते हैं, वन लैम्डा निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी बाय लैम्डा, सिंपली क्या हो जाएगा, सी इंटू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन। अब सब तो रिलेटेड फॉर्मूले हैं, सबको याद रखना चाहिए। देखिए पहले यहाँ पे अच्छे से, आपकी क्लास हो गई, सर की क्लास हो गई, सीवीएम सर की क्लास। सर पीटीपी कल का सर हुआ का था। बाकी, क्या क्या? पीटीपी सर का बाकी सर। नहीं, सीवीएम सर का सीवीएम क्लास सर का हो गया कल। सर कल हाँ सर कल हुआ सीएम था। सर का हो गया। क्या हुआ पढ़ाई की कल की क्लास में? सर ब्रोगलीस सर डी फार्मूला और ब्रोगली का हुआ था। ब्रोगली थ्योरी पढ़ा है। डी ब्रॉगली हो गया या कुछ और भी साथ में हुआ? सर उसके बाद उसको बताया, प्रूफ किया था हमने वो 2 NH अपॉन 2 पाई का। एमवीआर इक्वल टू एच बाय 2 पाई। यस उसको प्रूफ किया सर था। लैम्बडा इक्वल्स टू रूट अंडर रूट 1 बाय 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। वो वाला फार्मूला पूरा तो एक और एक उसमें 3-4 बताया। फार्मूला लर्न किया उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, ओके। तो डी ब्रॉगली थ्योरी हो गई ना? हाँ तो सर डी वो ब्रॉगली हो के गया। क्वेश्चंस भी सर। आप, डी ब्रॉगली के क्वेश्चंस भी आप ढूंढ के बना लेना बुकलेट से, छोड़ना मत उसको। हाँ ये हो सर। गया सबका डन। हाँ सर। नेक्स्ट आता है, ये देखिए, अब ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं, कोई दम नहीं इसमें, सब सब सिंपल सिंपल, बस कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए आपको सामने रखा गया है। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। नाउ फ्रीक्वेंसी आपको पता है, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन वेवलेंथ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम पीरियड कुछ और है, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने में कितना टाइम लगता है, दैट इज योर टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर? यस यस सर। और व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। मतलब टी टाइम में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, 1। तो यस 1 में कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1/t। 1/t क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है, बस। वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हुआ करता था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है। नाउ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट हम लिख चुके हैं, फिर से एक बार देखो, फिर से मौका दिया आपको लिखने याद करने के लिए। सरकमफेरेंस ऑफ एन ऑर्बिट क्या होगा, 2 पाई आर। तो जब एक रिवॉल्यूशन, इफ वन रिवॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, 2 पाई आर। 2 पाई उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, v। v। अगर डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो टाइम निकाल सकता हूँ ना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने यस के लिए। तो टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन विल बी डिस्टेंस कवर्ड अपन स्पीड। 2 पाई आर अपॉन v क्या हो जाएगा, बोलो। टाइम टेकन फॉर, टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन एंड दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, 2 पाई आर अपॉन v। और फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन क्या होगा, 1 अपॉन t। 1/t। t टाइम में 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 टाइम में 1/t, दैट इज 1/t। f इक्वल टू 1/t। f इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन 2 पाई आर। v/2 पाई। p का फॉर्मूला पता है, 2 पाई r का फॉर्मूला पता है, सब पुट करोगे तो f का फॉर्मूला आएगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e पावर 4 अपॉन h क्यूब, सब सारे कांस्टेंट टर्म है, वो पुट करोगे तो 6.56 10 पावर 15 आएगा। तो f इक्वल टू क्या हो गया, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब।
तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। और एफ और टी में क्या रिलेशन है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। And inversely तो proportional. टी Inversely प्रोपोर्शनल proportional. टू क्या हो गया, एन क्यू अपॉन N cube upon Z square. जेड स्क्वायर। नी डाउट? No, sir. No, sir. फटाक से लिखिए, कुछ भी नहीं है, सब मैथमेटिकल है। और सबका सोर्स क्या है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई और एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर। R. हाँ, शायद फास्ट सॉल्विंग चाहिए, फास्ट सॉल्व करके बताओ।
कंप्लीट हुआ सबका? यस सर, अभी क्वेश्चन लिख रहे थे। आज तो हार्दिक मचा दिया, मतलब सब सॉरी सर, सब पीछे, सब पीछे आज लिखने में। हार्दिक को हर्ट कर दिया नहीं मैंने, कुछ स्लो लिखता है। चलिए चलिए, अच्छा है, बढ़िया। क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। क्वेश्चन हमेशा ऐसे क्वेश्चन रेशियो के फॉर्मेट में ही पूछेंगे। जब दो को डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो जो चीजें अननोन रहेगी वो निकाल सकते हैं रेशियो के फॉर्मेट में। करिए। दोनों क्वेश्चन काफी आसान है, ऊपर जो फॉर्मूले हैं उसी पे बेस्ड है, बस हाउ फास्ट यू हैंडल इट वो इम्पोर्टेंट है। सर इन 3 है कि दिस है सर, इन दिस ऑर्बिट्स और 3 ऑर्बिट्स? कहाँ बेटा? सर वो लास्ट में इन क्वेश्चन दीज, फर्स्ट। हाँ, इन दीज ऑर्बिट्स, ओके सर। दीज ऑर्बिट्स। सर बोलो। आंसर तो मिला है सर, बट कंफ्यूज हो कि सही है कि गलत है। अरे तुम अपना अपने आंसर पे कुछ चेक करो, कहीं दिक्कत आती बताओ। आंसर क्या है बताओ फटाक से। सर 1:9। नहीं, कुछ गड़बड़ है, चेक करो। सर मुझे 9:1 मिला। नहीं, कोई और आंसर? कोई और आंसर आया, बोलिए।
और कोई आंसर नहीं आया? सर अभी कर रहा हूँ। सर 2 मिनट्स। फर्स्ट वाला। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाओ बताओ पहले। फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन, तो यही लगाओगे ना? हाँ तो अब हाइड ऑन लाइक बोला है और रेशियो लोगे तो z कैंसिल हो जाएगी। तो बेसिकली f1 अपॉन f2 शुड बी इक्वल टू क्या आएगा? z1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर n1 क्यूब, फिर n2 क्यूब अपॉन z1 स्क्वायर ही आएगा या z स्क्वायर ही आएगा, सॉरी। तो z तो सेम ही रहने वाले हैं, तो z कैंसिल, इट इज नथिंग बट व्हाट n2 क्यूब अपॉन n1 क्यूब। तो मुझे अगर n2 अपॉन सर n1 पता 9 हो, क्यूब अपॉन 1 है। 9 क्यूब अपॉन 1 नहीं है। अक्षत क्यों नहीं आंसर आया अभी तक? सर 729/1। नहीं, सबका सिले मिस्टेक। अच्छा बताओ, इतने सारे आंसर आना क्या प्रूव करता है? ये कितनी गलतियां करते हैं? इतने सारे आंसर कैसे आ सकते हैं? n2 अपॉन n1, तो n2 अपॉन n1 ही निकालना है ना मैं बेसिकली, तो ये तो n2 अपॉन n1 का क्यूब निकाल दूंगा, ये यस निकालना है। तो n2 अपॉन n1 कैसे निकालोगे? रेडियस से। यस सर। तो r1 अपॉन r2 क्या लिखोगे? 4r अपॉन 4r upon 3 36 36 which is coming 1/9 विच इज कमिंग 1/9 गलत। अच्छा, r1 अपॉन r2, हाँ सही है। तो हाँ सर n1 स्क्वायर, r1 upon r2 ही होगा। यहाँ पे क्या आएगा? n2 स्क्वायर, into square तो 1 अपॉन 9 इक्वल तो क्या आ गया? 1 upon into 7 to whole square तो फ्रॉम दिस n1 अपॉन n2 क्या आ गया? 1 अपॉन रूट 9 1 upon root 1 upon 3 3। अरे यार अरे यार, ये सही था एक्सप्रेशन। सब कुछ किया मैंने सर, यही हुआ होगा ना? सब कुछ तो किया था सर मैंने, और सॉल्विंग फाइनली आंसर गलत कर दिया। तो n2 अपॉन n1 क्या होगा? 3 upon 3 upon 1 द होल क्यूब। which is 27 मुस्कान मुस्कान, आपने तुम गलती बताओ, कहाँ तुमने गलती की तो 729 पहुंचा? सर वो मैंने n1 की जगह r ले लिया था। देखो, कोई भी टफ कहीं कैलकुलेशन है, फॉर्मूला कुछ नया लगाया मैंने? नहीं लगाया। तो r1 अपॉन r2 के रेशियो से मुझे n1 अपॉन n2 मिल गया, फिर f1 अपॉन f2 निकालना था तो उसमें n1 अपॉन n2 को पुट कर दिया, सिंपल। या n2 अपॉन n1 को पुट कर दिया। सो वो लिथियम +2 इज TO है वो। क्या बेटा? टी और टी नॉट टी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? सो द आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ टी नॉट, टी ले लो। सर मुझे 2/3 आया है। किसका? सेकंड वाले का आंसर? सर मुझे 8/9 आया। मुझे 2/3। दो स्टूडेंट हो, दोनों का आंसर गलत आया और दोनों का अलग अलग आया। तो सोचिए कैसे कैसे मिस्टेक कर रहे हैं, जबकि कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है सॉल्विंग में। सर 1 मिनट सर मैं अभी कर रहा हूँ दोनों का इक्वेशन अलग अलग लिखिए। क्या लिखना पड़ेगा? दोनों का अलग लिखिए।
मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका डिवीजन होता है. डिवीजन इज द सुपर टूल फॉर सच क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज मुझे टी के टर्म में अगर आंसर चाहिए तो सभी कांस्टेंट जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे डेफिनेटली. तो ट्राई टू राइट टू सेपरेट इक्वेशन फॉर बोथ द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एंड देन ट्राई टू डिवाइड इट. हो गया सबका? सर 1 मिनट. बेटा इतने सारे लोग हैं, अभी तक आंसर नहीं आया. कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. Sir, is it coming 8:1? नहीं. Sir, is it 4:1? नहीं. So 16:29, 27. नहीं. पर कितना कितना आंसर आ रहा है बताइए. अब मैं सॉल्व करता हूँ, चेक करिए. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. ठीक है. तो टाइम पीरियड फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+. क्या टाइम पीरियड का NQ/ZQ है ना, सम कांस्टेंट. सेकेंड पीरियड तो 2³ लिथियम का क्या है 3² इंटू सम कांस्टेंट के. इसी का रेसिप्रोकल होगा ना, बोलो. T इज व्हाट 1/f. उसी का रेसिप्रोकल कर लोगे तो कांस्टेंट डाल दिया मैंने, या T प्रोपोर्शनल टू समथिंग है, कांस्टेंट डाल देंगे. फिर टाइम पीरियड फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस शुड बी थर्ड ऑर्बिट तो 3³ अपॉन क्या है Z².
हेलो, Yes, sir. क्लियर है? यस क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू वॉट, ओके। अब हमें निकालना है सेकंड का, तो मैं फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय 1 कर सकता हूँ। तो 2 3 हीलियम प्लस अपॉन लिथियम 2 प्लस इक्वल टू, तो 3q अपॉन 2 स्क्वायर इंटू k, 2q इंटू k इंटू 3 स्क्वायर। कितना हो रहा कैंसिल करके, k कैंसिल, 3q इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया? Sir, 27 into 9. 240. अपॉन 32. 2 32. बताओ, मैंने कुछ नया मेथड से सॉल्व किया क्या? बताइए। और T2 लिथियम 2 प्लस क्या है? T, तो T3 He प्लस क्या हो जाएगा? T इंटू 243 अपॉन 32। आंसर क्लियर है? Yes. यस ठीक है। देखिए एक चीज, आज की क्लास का इस समझने की कोशिश करिएगा। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आप जानते हैं बैंड ऑफ कलर्स होती है, पर वो हाइड्रोजन पर हम कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, नो राइटिंग, नथिंग। सबके नोट्स में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो नोट्स समझ में आएगी पूरी। हमने क्या किया, हाइड्रोजन आइटम लिया, क्या सैंपल ऑफ हाइड्रोजन आइटम लिया, उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ सप्लाई किए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। वेवलेंथ सप्लाई करने का मतलब क्या होता है नितिन, क्या सप्लाई करना? सपोर्टर फोटोन सप्लाई करना, वेरी गुड। यही मैं ऐसा आंसर सुनना चाहता हूँ, सिंपल सिंपल आंसर। वेवलेंथ सप्लाई करने का मतलब क्या सप्लाई करना? फोटोन, बिकॉज वही काम आने वाली है ना सॉल्विंग में। क्या काम आएगी बोलो? Photons. फोटोन ही काम आएगा डेफिनेटली सॉल्विंग में। जब फोटॉन्स ही काम आएगा सॉल्विंग में, तो वेवलेंथ सप्लाई करने का मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सप्लाई करने का मतलब फोटोन सप्लाई करना। तो फोटोन सप्लाई करूंगा तो सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब किस किस ऑर्बिट में है? सर सारे। फर्स्ट ऑर्बिट सैंपल ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे एटम्स, इनफाइनाइट एटम। इसका मतलब यही हुआ, मेरे पास बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन सभी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? ग्राउंड स्टेट में। सभी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है बोलो? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को फोटोन मिलेगा तो फोटोन क्या होगा ग्राउंड स्टेट से? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। एनी डाउट? No, sir. नो सर किसी को भी? अगर ग्राउंड स्टेट में आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बेसिकली? इंक्रीज एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जा सकता है। कब जा सकता है? अगर वो फोटोन एनर्जी डिफरेंस के बराबर मिल जाए तो। यस अगर E2 माइनस E1 के बराबर अगर फोटोन की वैल्यू हो, E3 माइनस E2 E1 के बराबर वाली हो, E2 माइनस E3 नहीं, क्योंकि तो सब तो फर्स्ट में ही है ना। या तो E2 माइनस यस E1 मिले, या तो E3 माइनस E1 मिले, या तो E4 माइनस E1 मिले, तभी उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज फोटोन को एब्जॉर्ब। नहीं करेगा। अगर एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन मिल रहा है तभी वो फोटोन एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ज्यादा कम कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट होता है। ज्यादा होता है कब? जब उसको आउट ऑफ एटम बना देंगे। अगर इनसाइड द एटम ट्रांजिशन हो रही है तो फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस के बराबर मैच करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसमिटेड लाइट लिखा है। ट्रांसमिटेड लाइट का मतलब हुआ
कि हाइड्रोजन आइटम ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, लैम्डा 1 लैम्डा 4 लैम्डा 5 उसने एब्जॉर्ब नहीं किया। क्यों नहीं एब्जॉर्ब किया? सो वो उसके ऑर्बिट के हिसाब से सही नहीं। ऑर्बिट के डिफरेंस, जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में था तो सेकंड तक गया होगा, थर्ड गया होगा, फोर्थ गया होगा, फिफ्थ गया होगा, सिक्स्थ गया होगा, उसमें जो डिफरेंस है उसके किसी फोटोन से मैच नहीं कर रहा होगा, तो उस फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? यस लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा वो? नेक्स्ट ऑर्बिट। नेक्स्ट मतलब हायर ऑर्बिट में, 1 से ऊपर किसी में जा सकता है ना? यस बोलिए, नेक्स्ट किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। सबको क्लियर है? Yes, sir. एनी यस डाउट इन दिस किसी को भी? सर लेकिन इसमें लैम्डा 2 और लैम्डा 3 नहीं। क्या बेटा? छोड़ो, सर तुम जो जितना समझाते थे उतना सुनो, नितिन परेशान मत करो अपने आप को, परेशान नहीं करनी है, सब कुछ करिए मेरी क्लास में, अपने आप को परेशान मत करिए। तो लैम्डा 1 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 ये कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हुए, तभी वो ट्रांसमिट हो गया, आया चला गया। एटम ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वो किसी के डिफरेंस साथ नहीं। मैच नहीं कर रहा था। लेकिन अगर ये ट्रांसमिट हो गए, ये क्या हिंट दे रहा है? क्या क्या एब्जॉर्ब हो गया होगा? लैम्डा 2 और लैम्डा मतलब लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के कोरिस्पॉन्डिंग जो फोटोन होगी वो क्या हुआ होगा? Absorbed. एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया होगा। तो ट्रांसमिट पे दिखा नहीं। अब बोलोगे सर ट्रांसमिटेड जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए उसको पता कैसे करोगे आप? हम करते क्या है, तो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से। तो मैंने प्रिज्म बना दिया, और ये होता क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लाइट को बताएगा। तो मुझे लैम्डा 1 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 दिखा, पर क्या नहीं दिखा बताओ? लैम्डा 2 और लैम्डा 3। जो नहीं दिखा, और जो स्क्रीन होती है ना ये ब्लैक होती है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन ब्लैक होती है। जो पोजीशन पे लैम्डा 2 लैम्डा 3 आना चाहिए था वहां पे लाइट दिखाई नहीं, तो वहां पे डार्क लाइन दिखेंगे, उसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ट्रांसमिटेड लाइट को अगर आप स्टडी करोगे, ट्रांसमिटेड लाइट को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको स्क्रीन पे क्या नहीं दिखेगा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसमिटेड लाइट को अगर स्टडी करोगे तो स्क्रीन पे क्या नहीं दिखेगा? सर जो absorb हो गया। Absorbed light. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब वो हुआ, जो नहीं दिखेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी बताता है। The absorption spectrum is study of transmitted light which tells you what those photons, those radiation which are absorbed. Any doubt? No, sir. तो इसमें ब्लैक कलर वाला कौन होगा? जो एब्जॉर्ब हुआ या जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ? जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो नहीं दिखेगा ना स्क्रीन पे। जो लाइट जो दिख जाएगी मतलब वो क्या, वहां पे लाइंस दिखेंगे, लाइट दिखेंगे, उसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? सारे वेवलेंथ नहीं दिखेंगे, एक एक लाइन, सिंगल लाइन दिखेंगे। और मैं एक्सप्लोर करूंगा, पहले जो समझाता हूँ समझिए। अब what happened to the hydrogen atoms? Electrons are excited from ground state to, बोलो, Higher. हायर high ऑर्बिट। state by absorbing 2 types of photon। और फोटोन देते तो और भी हाइट चल जाता, तो 2 फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब डिपेंड करता है कि लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एब्जॉर्ब करके कहाँ गया होगा? जिससे मैच करेगा वहीं गया होगा, यही है। Yes. यस तो हायर पे जाएगा, हायर जाने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गई, पर एक्साइट होने के बाद जो स्टेट मिलेगी वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? And सर अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी उसका नॉर्मल। अनस्टेबल है यस सर। क्योंकि नॉर्मल ग्राउंड स्टेट स्टेबल वाला होता है। हेलो? यस सर। तो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, उसी ऑर्बिट में जाएगा जिसके वो मैच कर रहा होगा, थोड़ी देर वहां एंजॉय करेगा, पार्क वार्क में घूमेगा, और फिर लौट के कहाँ जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट। और फिर क्या करेगा मिट वो? फोटोन एमिट करेगा और वापस फर्स्ट पे आएगा। कौन से फोटोन एमिट करेगा? सर लैम्डा 2 और लैम्डा 3। एनी डाउट यहाँ तक? no, क्योंकि sir. वही sir. तो एब्जॉर्ब किया था तो वही तो एमिट करेगा। एनी डाउट इन दिस? No, sir. नो सर। अब हम अजम्पशन ले लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट जाने में SC बाय लैम्डा 2, तो SC बाय लैम्डा 2 को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? सेकंड में। सेकंड Right. ऑर्बिट। और फर्स्ट से थर्ड का डिफरेंस मान लेते हैं SC बाय लैम्डा, आप 4 भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, समझाने के लिए। जरूरी नहीं कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 कंसेक्यूटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ऑर्बिट भी हो सकता है। SC बाय लैम्डा 3 से व्हाट, N1 से N2 N3 जाने में।
तो λ3 के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहाँ चला गया होगा, थर्ड पे, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया होगा, सेकंड पे, है ना। यस सर। तो जब एमिट करेंगे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हें कौन कौन से फोटॉन दिखना चाहिए, λ2 और λ3 दिखना चाहिए फिर से। Yes, sir. यस सर। तो जो एमिट होती है उसको स्टडी करोगे तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो एब्जॉर्ब होने के बाद फिर से एमिट हो उसको स्टडी जब करते हैं तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लैरिटी है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? No, sir. सो वो ट्रायंगल भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना? क्या बेटा? तो वो ट्रायंगल जो था एमिटेड लाइट की तरह। हाँ, स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वही चीज है। इंस्ट्रूमेंट है जो आपको जो बता एक्सप्लेन करके बताएगा। लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि λ2 λ3 तो दिखा, λ2 λ3 एब्जॉर्ब हुआ होगा तो λ2 λ3 दिखेगा, दिखा भी मुझे। पर साथ में एक और क्या दिख रहा है, Lambda 7. λ7। ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये तो हमने लिया भी नहीं था। लिया था क्या बताओ? यस सर। No, नो sir. सर। तो ये फिर कैसे गड़बड़ी हो गई? सोचिए रीजन इसका, क्या रीजन हो सकता है? सोचिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना अक्षर? यस सर। हाँ, बोलो, सोचिए। मुश्किल सवाल है, आपके सामने पूरा डायग्राम है। क्यों ऐसा होगा? आपको थ्योरी पता भी है, यू कैन एक्सप्लेन दिस λ7 इजीली। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में λ2 λ3 नहीं दिखा तो एब्जॉर्ब हो गया होगा, वही एब्जॉर्ब होकर एमिट भी हुआ तो λ2 λ3 दिख गया, और साथ में λ7 दिख रहा है। क्या लॉजिक है इसका? जबकि हमने λ7 तो लिया भी नहीं था, एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ था, तो एमिट क्यों हो गया λ7? बताइए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसी पे स्टॉप करूंगा, मैं सोचने के लिए आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, हेलो, मैं जाते जाते आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, मुझे λ7 का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अच्छा, आपको मैंने ये बताया था क्या एक्साइटेशन इज सिंगल स्टेप एंड डी एक्साइटेशन इज मल्टीपल स्टेप? यस सर। यस सर। बस यही हिंट है। अक्षर, मुझे अगले क्लास में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि व्हाई Yes, sir. λ7 इज ऑब्जर्व होना। तो हमने ऐड तो दिया तो नहीं था, पर जब एमिशन हुआ तो λ7 दिख गया। सिर्फ λ7 दिखने के कारण ही हमने एक सेंटेंस बना दी, एक्साइटेशन इज व्हाट, सिंगल स्टेप, और डी एक्साइटेशन इज मल्टीपल स्टेप। मैं आपको यहाँ तक का डायग्राम शेयर करूंगा, यहाँ तक का, तो आप कर पाएंगे। डन यहाँ तक सब लोग? Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बुकलेट का होमवर्क दूंगा करने के लिए, और सैटरडे को डिस्कस करेंगे बुकलेट। Okay, sir. ओके, चलिए, थैंक यू, Thank you, sir. Bye. बाय बाय। थैंक यू सर भाई।